देखो यहाँ के जो चौहान थे वो हांडा चौहान कहलाए। ठीक है, जैसे हमने बात की कि अजमेर के चौहान साकंबरी के चौहान कहलाए, जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। ठीक है, इसी तरह हमने बात की कि सिरोही के जो चौहान थे वो देवड़ा चौहान कहलाए। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो हाड़ौती के चौहान हांडा चौहान कहलाए। ठीक है, अगर बूंदी के ऐतिहासिक नामों की बात की जाए तो बूंदी के हमें दो ऐतिहासिक नाम देखने को मिलते हैं। पहला नाम वृंदावती हमें देखने को मिलता है। तो बूंदी का जो वृंदावती नाम है वो हमें जो रणकपुर अभिलेख है उसके अंदर देखने को मिलता है। और रणकपुर अभिलेख महाराणा कुंभा के काल में लिखा गया है। दूसरा, बूंदी का जो नामकरण है वो बूंदा मीना या बूंदी मीना के नाम से हुआ है। ठीक है, तो बूंदी की अगर बेसिक जानकारी लिखा जाए तो बूंदी का प्राचीन नाम, बूंदी का प्राचीन नाम नंबर 1 वृंदावती। वृंदावती वृंदावती हमें मिलता है रणकपुर लेख में। रणकपुर लेख, और रणकपुर लेख है कुंभा के काल का। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कुंभा के काल का। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें तो बूंदा मीणा या बूंदी मीणा, बूंदा मीणा या बूंदी मीणा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा। ठीक है, अब बात की जाए इसके प्रमुख शासकों की। इस वंश के प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासकों में पहला शासक आता है देवा हांडा, या इसका एक नाम आपको देवी सिंह भी देखने को मिलेगा। देवा हांडा के बारे में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि 1241 में इसने मीणाओं को पराजित कर बूंदी पर अधिकार कर लिया और बूंदी के हांडा चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है, तो प्रमुख शासक में पहला हो जाएगा देवा हांडा, या इसी का एक नाम आपको देवी सिंह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मेन बात क्या ध्यान रखनी है इसकी? मेन बात यही ध्यान रखनी है कि 1241 में मीणाओं को पराजित कर बूंदी के चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है, सेकंड नंबर इस वंश में अगर शासक की बात की जाए तो समर सिंह, दूसरा शासक हो जाएगा समर सिंह। समर सिंह ने कोटिया भील को हराया और कोटिया भील को हराकर कोटा पर कब्जा कर लिया। कोटा का जो नामकरण है वो कोटिया भील के नाम पर ही हुआ है। ये बात हमें, दो बातें इसकी ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि इसने कोटिया भील को पराजित कर कोटा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देखो जो साफ साफ नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ओपन कीजिए। आपको इसके जो क्लास यहाँ चल रही है इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे वहां पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसने कोटिया भील को पराजित कर कोटा पर अधिकार कर लिया। कोटा नामकरण कोटिया
भील से हुआ है। कोटा शहर का कर लो, कोटा शहर का नामकरण कोटिया भील से हुआ है, यानी कि कोटिया भील के नाम से ही कोटा नाम पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट शासक इस वंश की अगर बात की जाए तो सुरजन सिंह हांडा। थर्ड नंबर इस इंपोर्टेंट इस वंश में जो शासक आया है वो है सुरजन सिंह हांडा। सुरजन सिंह हांडा, सुरजन सिंह हांडा के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद किया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। दूसरी बात सुरजन सिंह हांडा की ध्यान रखनी है कि इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। अकबर ने इसे 5000 का मनसब दिया, ठीक है, और राव राजा की उपाधि दी। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। तो सुरजन सिंह हांडा में लिख लो, मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर, मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने इसे 5000 का मनसब दिया। ठीक है, और अकबर ने इसे एक उपाधि भी दी। उपाधि कौन सी दी? राव राजा की उपाधि। ठीक है, राव राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? अकबर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया सुरजन सिंह हांडा। एक बात इसकी ओर ध्यान रख लेना, इसने द्वारका में रणछोड़ मंदिर बनवाया। रणछोड़ किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। एक बार वो रण छोड़ कर चले गए थे, युद्ध भूमि से भाग गए थे। काल यवन नाम का राक्षस था, इसकी भी एक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है उसका नाम है राव रतन सिंह। फोर्थ नंबर, राव रतन सिंह। राव रतन सिंह, राव रतन सिंह के बारे में बस आपको यह ध्यान रखना है कि जहांगीर ने इसे 2 उपाधियां दी थी। एक तो राम राजा की उपाधि दी थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यायप्रिय था, और दूसरी इसको सर बुलंद राय की उपाधि दी थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा चित्रकला का प्रेमी भी था। ठीक है, तो राव रतन सिंह के बारे में आपको इतना याद रखना है कि इसे जहांगीर ने 2 उपाधियां दी। नंबर फर्स्ट, राम राजा। राम राजा न्याय प्रियता के कारण। ठीक है, और जो दूसरी उपाधि दी वो उपाधि दी सर बुलंद राय की उपाधि दी है। सर बुलंद राय की उपाधि दी है किस कारण से? चित्रकला प्रेमी होने के कारण। चित्रकला प्रेमी होने के कारण। देखो जहांगीर जो था ये भी बहुत बड़ा चित्रकार था। ये चित्र देखकर बता दिया करता था कि फलाना चित्र किस चित्रकार ने बनाया है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल काल में चित्रकला का विकास सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, तो आप लोग आंसर देंगे जहांगीर के काल में। और वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण कला का विकास सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, तो आप लोग आंसर देंगे शाहजहां के काल में ये हुआ था। ठीक है, एक बात और लिख लो, इसे जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। ठीक है, अगला जो शासक है इस वंश में उसका नाम है राव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल। देखो जब शाहजहां बूढ़ा हो गया, मुगल बादशाह शाहजहां जब बूढ़ा हो गया, तो उसके दो में से तो 4 बच्चों का नाम आता है, लेकिन 2 आपको मेनली ध्यान रखना है, औरंगजेब और दारा शिकोह। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया, जिसे मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष कहा गया। एक तरफ दारा शिकोह था और दूसरी तरफ औरंगजेब था। तो राव शत्रुसाल जो है, इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था, और शाहजहां भी देखो दारा शिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब जो था वो खुद शासक बनना चाहता था, और उसने दारा शिकोह को पराजित किया और एंड में जाकर वो भारत का बादशाह बना, मुगल बादशाह बना। ठीक है, तो हमको उनमें नहीं जाना है क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उसमें सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 के अंदर। उस सामूगढ़ के युद्ध में ये दारा शिकोह की तरफ से लड़ा था राव शत्रुसाल, और उसमें वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, दारा शिकोह हार गया था उस युद्ध में। जोधपुर वाला जो शासक है जसवंत सिंह, वो भी गया था। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, मारवाड़ पढ़ेंगे तब। तो राव शत्रुसाल के बारे में आपको याद रखना है कि मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा शिकोह की ओर से युद्ध करते हुए सामूगढ़ के युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध हुआ है 1658। सामूगढ़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये कहानी होगी राव शत्रुसाल की। इसके बाद में इस वंश का अगला राजा आता है राव अनिरुद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो 6th नंबर आप लगाइए, राव अनिरुद्ध। राव अनिरुद्ध। ठीक है, देखो शत्रुसाल का बेटा था, तो अपने पिता की वीर गति की याद में ये एक छतरी का निर्माण करता है, 84 खंभों की छतरी, जो बूंदी में स्थित है। ठीक है, तो राव अनिरुद्ध के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अपने पिता की स्मृति में, ठीक है, पिता कौन है इसका, शत्रुसाल ही है, अपने पिता की स्मृति में बूंदी में 1683 में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। ठीक है, राव अनिरुद्ध की रानी थी जिसका नाम था नाथावती। नाथावती, नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनाई। अब ये देखो रानी जी की बावड़ी वाला जो क्वेश्चन है कला संस्कृति का है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है, तो बूंदी में। किसने बनाई है, तो नाथावती ने बनाई है। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट करके लिख देता हूं।
राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है। राव अनिरुद्ध के बाद अगला जो शासक आ रहा है इस वंश में, उसका नाम है राव राजा बुद्ध सिंह। राव राजा बुद्ध सिंह। ठीक है। बुद्ध सिंह के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि एक बार 1695 के आसपास बूंदी के अंदर गणगौर का उत्सव चल रहा था। बूंदी में एक तालाब है जिसका नाम है जैत सागर तालाब। जैत सागर तालाब में राज परिवार के सदस्य नाव में सवार होकर जा रहे थे। उसी नाव में एक हाथी भी था। उस हाथी को किसी ने शराब पिला दी। ठीक है। नाव जब तालाब में जा रही थी, चल रही थी, तो उस हाथी को अपनी परछाई दिखाई दी। हाथी को लगा कोई दूसरा हाथी है, तो वो हाथी नाव में हिलने लगा। हिलने से नाव पलट गई और नाव पलटने से जो बुद्ध सिंह है, बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह और उसकी रानी डूबकर मर गए, उसी पानी में डूब गए। तब से कहावत प्रचलित है कि हांडो ले डूबियो गणगौर। ठीक है। तो एक बार ये कहानी लिख ले, फिर एक दो बातें और इसकी ध्यान रखनी है बुद्ध सिंह की। ठीक है। इसके समय गणगौर उत्सव के अवसर पर जैत सागर तालाब में गणगौर विसर्जन के दौरान बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह वह उसकी पत्नी नाव पलटने से डूब गए। तब से यह कहावत प्रचलित है। क्या प्रचलित है? हांडो ले डूबियो गणगौर। ठीक है। राव बुद्ध सिंह ने सवाई जयसिंह की सहायता नहीं की, तो इससे सवाई जयसिंह भी इससे नाराज हो गए और उस वक्त मुगल बादशाह था फर्रुख सियर, वो भी इससे नाराज हो गया। सवाई जयसिंह जयपुर का शासक, ये दोनों इससे नाराज हो गए। फर्रुख सियर ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी को जीतकर उसका नाम फर्रुखाबाद कर दिया। कुछ समय पश्चात सवाई जयसिंह ने भी बूंदी पर आक्रमण किया और बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को राजा बना दिया। बुद्ध सिंह की पत्नी है जिसका नाम है आनंद कंवरी। बुद्ध सिंह की पत्नी का नाम है आनंद कुंवरी या आनंदी कुंवरी भी नाम मिलता है आपको। आनंदी या आनंद कुंवरी ने मराठा सरदार होलकर को पत्र लिखा और पत्र लिखकर सहायता मांगी। तो इस तरह से 1734 में मराठों का पहली बार राजपूताना यानी कि राजस्थान की राजनीति में एंट्री होती है।
किसके कहने पर हो रही है? तो बुद्ध सिंह की पत्नी आनंद कुंवरी के कहने पर हो रही है। वो पत्र लिखकर मराठा सरदार होलकर वह राणे से सहायता मांगती है। ठीक है, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर कौन है? मुगल बादशाह। फर्रुख सियर ने इसके समय बूंदी पर आक्रमण किया तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। फर्रुखाबाद कर दिया। ठीक है, कुछ टाइम बाद में वापस से फर्रुख सियर ने इसको बूंदी दे दिया बुद्ध सिंह को, लेकिन अभी भी जयसिंह जो था वो, सवाई जयसिंह, वो इससे नाराज था। सवाई जयसिंह पुनः बूंदी पर हमला करते हैं और बूंदी को जीतकर दलेल सिंह को सौंप देते हैं, बुद्ध सिंह को भगा देते हैं। सवाई जयसिंह, यह है आमेर शासक, आमेर यानी जयपुर। सवाई जयसिंह ने बूंदी जीतकर बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को शासक बनाया। ठीक है, एक लाइन और लिख लो कि जब इसको शासक बना दिया गया तो इसकी पत्नी आनंद कुंवरी ने पत्र लिखकर मराठों से मदद मांगी। ठीक है, बुद्ध सिंह की पत्नी आनंदी कुंवरी या आनंद कुंवरी ने पत्र लिखकर मराठा सरदार होलकर व राणे से सहायता मांगी। इस प्रकार 1734 में राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रवेश हुआ। ठीक है, बुद्ध सिंह का बेटा उमेद सिंह, नेक्स्ट शासक आएगा उमेद सिंह। उमेद सिंह होलकर को मामा कहा करता था। ठीक है, मराठों की सहायता से उमेद सिंह पुनः बूंदी का शासक बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब मराठे जो है वो राजस्थान में जगह जगह अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करवाने लगते हैं, जगह जगह वो आक्रमण करने लगते हैं, जगह जगह चौथ और सरदेश मुखी वसूलने लगते हैं। इससे राजस्थान के राजा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर साल मराठे आते, आक्रमण करते, लूट पीट के चले जाते थे। तो इसी कारण राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता मानी थी, मराठों से परेशान होकर। ठीक है, तो अगला शासक आप लोग लिखो उमेद सिंह। नेक्स्ट शासक उमेद सिंह। उमेद सिंह, ठीक है, मराठा सरदार
होलकर की सहायता से बूंदी का शासक बना। ठीक है। उमेद सिंह का एक नाम आपको और मिलेगा, श्री जी। श्री जी के नाम से प्रसिद्ध था। उमेद सिंह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो श्री जी के नाम से प्रसिद्ध था, तो वो शासक हो जाएगा उमेद सिंह। एक बात इसकी ओर ध्यान रखनी है कि इसने अपने जीवन काल में एक अपनी सोने की मूर्ति बनवाई और उसका अंतिम संस्कार करवाया। जीते जी खुद का अंतिम संस्कार करवा लिया। इसने स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार अपने जीवन काल में किया। ठीक है। अगला जो इस वंश में शासक आ रहा है वो आ रहा है विष्णु सिंह हांडा। विष्णु सिंह हांडा के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी, सहायक संधि स्वीकार करी। ठीक है। अगला शासक हो जाएगा इस वंश का विष्णु सिंह हांडा। ठीक है। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है। यानी कि इसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली थी। कल हमने सिरोही में भी पढ़ा था, 1823 में सहायक संधि की गई थी शिव सिंह के द्वारा। सबसे अंतिम रियासत थी जिसने 1823 में जाकर संधि करी। ज्यादातर रियासतों ने 1818 में संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है। विष्णु सिंह हांडा के बाद में अगला जो शासक आता है उसका नाम है राम सिंह। नेक्स्ट शासक का नाम लिख लो, राम सिंह। राम सिंह। राम सिंह के बारे में आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है कि 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक था, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। ठीक है। कन्यावध और डाकन प्रथा पर इसने रोक लगाई थी। सूर्यमल मिश्रण, शुरू से हम नाम पढ़ते आ रहे हैं, सूर्यमल मिश्रण इसी राम सिंह का दरबारी था और सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है उसका नाम है वंश भास्कर। ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है कि 1857 की क्रांति में बूंदी का शासक था। क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। देखो ज्यादातर जो राजा थे, 99% जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन इसने साथ नहीं दिया था। इसने कन्यावध व डाकन प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है। सूर्यमल मिश्रण इसका दरबारी था और सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। ठीक है। इस वंश का जो लास्ट
शासक है, इसके राम सिंह के बाद ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा बस आप ये लिख लीजिए बहादुर सिंह हांडा। बहादुर सिंह हांडा, ठीक है। बस इसके आगे एक बात लिख लीजिए, बूंदी का अंतिम शासक, बूंदी के चौहान वंश का अंतिम शासक, ठीक है। बस इतने ही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में जो हमारे हाड़ौती के चौहान थे वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब चौहानों में हमारी एक ही शाखा बाकी रह जाती है और वो शाखा है नाडोल के चौहान, ठीक है। इसको कल हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेवाड़ का गुहिल वंश, ठीक है। तो इन सबको देखिए, नोट डाउन कीजिए, इनको याद कीजिए, तभी जाकर आप लोग एग्जाम में सक्सेस पाएंगे। केवल आप लोग इनको याद कर लीजिए, एकदम गारंटी के साथ में 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं नोट से कवर होने वाले हैं। काफी डीपली करवाए गए हैं, इतना डीपली कोई नहीं करवाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी कर लीजिए, और जो लोग नए हैं तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।